Hey everyone, today we are going to do a reading from Burlington's book, and the name of that reading is Candle Making in Colonial America. So, without any delay, everyone, let's get started with our video. So, if you have not subscribed to our channel, please do it now because we usually and we regularly put reading explanation videos along with other modules, like we put the our own writing task of academic and GT. So try to subscribe us now and share this channel with others as well. So first question category of this reading that we have is MCQs. Question number 1 is पैराफिन is कि जो पैराफिन है वो कुछ है. आंसर इज ए अ पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट. वो पेट्रोलियम का जो बचा खुचा बाय प्रोडक्ट है वो होता है जो हमारा पैराफिन है. एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें फर्स्ट पेज पर पैराग्राफ नंबर फर्स्ट से मिल रही है. वहां पर एवरीवन हमें लाइन नंबर 1 में मिल रहा है. द प्राइमरी मटीरियल यूज इन मेकिंग कैंडल टूडे इज पैराफिन वैक्स. उन्होंने बोला यहाँ पर कि कैंडल्स को बनाने के लिए जो हम मटीरियल यूज करते हैं मेजरली वो है पैराफिन वैक्स, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. ये हम कहाँ से लेकर आते हैं? ये हम पेट्रोलियम से बनाते हैं. दैट मीन्स कि ये पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है. क्या? पैराफिन. यहाँ से एवरीवन हमारे पास आंसर आ रहा है कि पैराफिन जो है वो बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का. इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में भी यहाँ पर गिवन है इन द रिफाइनिंग प्रोसेस में पैराफिन वैक्स इज सेपरेटेड आउट एंड सोल्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. कि रिफाइनिंग जब हम पेट्रोलियम की करते हैं तब पैराफिन वैक्स को साइड पे किया जाता है और फिर इसको एज अ बाय प्रोडक्ट बेचा जाता है. यहाँ से हमारा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन A, petroleum byproduct. Question number 2. Paraffin was first obtained from. Paraffin सबसे पहले हम कहाँ से लेते थे? आंसर इज सी, बिटुमिनस कोल से. पहले हम बिटुमिनस कोल से इसको लेते थे. एवरीवन, सेकंड पैराग्राफ में लाइन नंबर 1 से यहाँ पर लिखा है पैराफिन वॉज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल अर्ली 1800s. 1800s तक हमें पैराफिन के बारे में पता ही नहीं था. एट दैट टाइम, उस टाइम में पैराफिन वॉज डिराइव्ड. पैराफिन हम लेते थे by a process of distilling bituminous cyst now known as shale oil. फिर उस टाइम में हम क्या यूज करते थे? हम बिटुमिनस जो हमारे पास शिट्स थी उनको यूज करते थे ताकि हम वहां से पैराफिन को अडॉप्ट कर सके. इवन एवरीवन, यहाँ पर गिवन है डॉक्टर जेम्स जो यंग थे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट थे, उन्होंने ही ऑब्टेन किया था पैराफिन ऑयल को. एंड पैराफिन को कहाँ से? बिटुमिनस कोल से. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया बिटुमिनस कोल्स. So answer for question number second everyone is option C. Question number third. जेम्स यंग वॉज. जो जेम्स यंग था वो क्या था? वो एक साइंटिस्ट था. हमने अभी अभी पढ़ा है जेम्स यंग के बारे में. जेम्स यंग अ स्कॉटिश इंडस्ट्रियल केमिस्ट. वो एक केमिस्ट है. केमिस्ट है तो इसका मतलब वो क्या है? वो साइंटिस्ट है ना. क्यों? क्योंकि उसने ही तो इसको फाइंड आउट किया था. उसने ही तो पैराफिन ऑयल और पैराफिन को बनाया था. दैट मीन्स कि ही वॉज अ साइंटिस्ट. यहाँ से थर्ड का आंसर आ गया कि वो एक साइंटिस्ट था. ऑप्शन सी. नेक्स्ट एवरीवन, नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है उससे हमने इन्फॉर्मेशन को मैच करना. दैट्स इट. पैराफिन हमने पहले पैराफिन के बारे में पढ़ना था, बीज वैक्स के बारे में, टेलो के बारे में, बेबेरी वैक्स के बारे में. फिर वन बाय वन हमने अपने ऑप्शंस को मैच करना था. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वॉज ऑफन मेड फ्रॉम फैट ऑफ काउस. की काउ की फैट को यूज कर हम इस चीज को बनाते हैं. किसको एवरीवन? आंसर इज सी, टेलो को. इसकी लोकेशन आप सभी को मिलेगी इन ऑन द सेकेंड पेज एवरीवन. जो हमारा टैलो वाला पैराग्राफ है ना, यहाँ पर गिवन है another source of colonial candle material was animal fat और tallow. animal fat को ही वो tallow बोलते थे. that means tallow किससे बनता था? animal fat से. animal fat in general जो काउ की स्किन थी, जो काउ की फैट थी, उसको यूज कर हम tallow को बनाते होते थे. so यहाँ पर लिखा ना sheep and cattle, वो सबसे मेजर सोर्सेज थे जिससे हम tallow को ऑब्टेन करते थे. यहाँ से हमारा आंसर आ गया फोर्थ का कि इससे जो काउ का फैट है वो सी टैलो में यूज होता था. ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, इज मेड फ्रॉम अ बुश दैट ग्रोस नियर द सी. समुद्र के पास एक बुश जो है वो ग्रो करती है, एक झाड़ी ग्रो करती है, उससे हम इसको बनाते हैं. आंसर इज बी, सॉरी आंसर इज डी, बेबेरी वैक्स. जो बेबेरी वैक्स है उसको हम उससे बनाते हैं. अच्छा एवरीवन, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बेबेरी वैक्स की बात हो रही है. ये काफी नेचुरल है, कैंडल मेकिंग में भी यूज करते हैं. द प्लांट इज बेबेरी श्रब ऑल्सो नोन एज कैंडलबेरी. Bayberry shrubs are dense and semi-evergreen. The plants are extremely hard and grow to as much as 9 feet high.
ये प्लांट बहुत हार्ड होते हैं, ये हमेशा ही ग्रीन रहते हैं, इसको बेबेरी श्रब्स भी बोला जाता है, कैंडलबेरी भी बोला जाता है, 9 फीट तक टॉल हो सकते हैं, डू वेल इवन इन सॉल्ट लेडन कोस्टल सॉइल अनसुटेबल फॉर अदर हॉर्टिकल्चर। वो बोल रहे हैं कि ये सॉल्ट जो 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 मिट्टी सॉल्ट से एकदम बनी होती है, सॉल्ट से भरी होती है, उसमें भी ये ग्रो कर जाते हैं। ये कोस्टल सॉइल जो सभी प्लांट्स के वास्ते अनसुटेबल है, ये उसमें भी ग्रो कर लेते हैं। अभी कोस्टल सॉइल क्या आ गई, समुद्र का किनारा कोस्ट होता है, वहां पर जो सॉइल है वहां पर भी बन जाते हैं। दैट मीन्स कि ये समुद्र के किनारे पर पाई जाती है। क्या, बेबेरी श्रब ना। यहाँ से हमारा 5 का आंसर आया, विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, needs to be filtered before being made into candles, कि इसी चीज को भी फिल्टर करना पड़ेगा उसको कैंडल बनाने से पहले। आंसर इज सी। किसको? आंसर इज टैलो। टैलो को फिल्टर करना पड़ेगा कैंडल बनाने से पहले। एवरीवन, हमने मूव करना है उसी पैराग्राफ में, टैलो वाले पैराग्राफ में। यहाँ पर एवरीवन हमें लाइन नंबर 4 में गिवन है, चिकन और जो डक का फैट है वह टू सॉफ्ट टू मेक कैंडल्स, उसको बहुत ही ज्यादा है कि ज्यादा ही सॉफ्ट है कि हम उससे कैंडल बना ही नहीं सकते। द टेलो वॉज रेंडर्ड हीटेड इन अ क्लॉड्रॉन अंटिल द फैट मेल्टेड, कि जब तक वो फैट मेल्ट नहीं कर जाती तब तक उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, एंड देन स्ट्रेन्ड, फिर उसको छान लिया जाता है। दैट मीन्स कि उसको क्या करते हैं, हम फिल्टर कर लेते हैं। यहाँ से हमें आ गया कि टेलो को फिल्टर किया जाता है वैक्स को बनाने से पहले, कैंडल को बनाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, वॉज यूज बिफोर द 19th सेंचुरी। इस चीज को, इस पर्टिकुलर वैक्स को हम 19th सेंचुरी से भी पहले का यूज कर रहे हैं। आंसर इज ए, पैराफिन को। क्यों? क्योंकि पैराफिन की डिस्कवरी 1800s में होगी थी। दैट मीन्स कि 1800 से के बाद हमने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ से हमारा आंसर आया, पैराफिन वॉज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल अर्ली 1800s। 1800 से पहले हमने इसको डिस्कवर नहीं किया था। उसके बाद जब डिस्कवर हो गया 1850 में पैराफिन ऑयल भी बन गया, पैराफिन भी बन गई, उसके बाद हम इसको यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि पैराफिन को हम यूज कर रहे हैं 19th सेंचुरी से पहले से। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए। क्यों? उन्होंने बोला था उससे पहले नहीं यूज होता। अभी 1801 से लेकर 1899 तक क्या होती है, हमारी 19th सेंचुरी होती है। सो 1850 में उसको पेटेंट जो था वो अप्लाई किया गया था। दैट मीन्स 1850 से पहले तो उसको यूज नहीं करते थे। दैट मीन्स 19th सेंचुरी से पहले उसको यूज नहीं करते थे। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, प्रोड्यूसेस स्मोकलेस कैंडल। इससे ना कैंडल्स स्मोक ही नहीं प्रोड्यूस करते। आंसर इज बीज वैक्स। अच्छा एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिल रही है सभी को फर्स्ट पेज पर, जो लास्ट पैराग्राफ है, क्योंकि बीज वैक्स की बात ना वहां पर हुई थी। इस पैराग्राफ में एवरीवन यहाँ पर लिखा है कि ये इसके बहुत सारे यूजेस हैं। कंसिडरेबल वैल्यू नॉट ओनली ऑफ हनी बट ऑल्सो ऑफ द बीज दमसेल्स एंड देयर बीज वैक्स, की हनी की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बीज की भी बहुत वैल्यू है, और बीज के वैक्स की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वैल्यू है। और एवरीवन, इसी पैराग्राफ को अगर आप ऊपर से थोड़ा सा रीड करो, वहां पर हमें गिवन है, बीज वैक्स वाज हाईली वैल्यूड फॉर कैंडल मेकिंग। कैंडल को बनाने के लिए बीज वैक्स की, जो बीज वैक्स है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आज के टाइम में भी बीज वैक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू बाकी जो चीज़ होती हैं। प्योर जो बीज की वैक्स होती है ना, कैंडल्स एमिट नो स्मोक व्हेन बर्निंग। जब हम उनको बर्न करते हैं तब उससे कोई स्मोक ही नहीं निकलती। ये कहाँ से हमें मिला? बीज वैक्स में से। यहाँ से हमारा 8th का आंसर आ गया, विच इज ऑप्शन बी। Now question number 9th. Ninth question here is, produced candles that were attractive to hungry mice and rats. अभी इसने ऐसी कैंडल्स बनाई जिसको माइस और रैट्स खाने लग पड़े। उन्होंने उसको देखकर वो अट्रैक्ट हो गए। आंसर इज सी, दैट इज टैलो। टैलो वाले पैराग्राफ में मूव करते हैं, देखते हैं कि वहां पर माइस वगैरह अट्रैक्ट हुए थे कि नहीं। टैलो वाले पैराग्राफ के एवरीवन लास्ट सेकंड लाइन, टैलो कैंडल्स नीडेड टू बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स, की टैलो कैंडल्स को हमें बहुत ही ज़्यादा बंद डिब्बों में, कंटेनर्स में रखना पड़ता था। यूजुअली मेड ऑफ टिन और वुड, टिन या वुड के बने होते थे, टू कीप आउट रोडेंट्स एंड अदर एनिमल्स दैट माइट ईट देम, ताकि जो बाकी एनिमल्स या रोडेंट्स हैं, ये रैट वगैरह हैं, उसको खाना ले, इसके वास्ते। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ रहा है 9th का, दैट इज सी, टैलो। क्वेश्चन नंबर 10 इज ब्लूइश इन कलर। अभी ये कोई पर्टिकुलर वैक्स है जो ब्लू कलर की है। आंसर इज डी, बेबेरी वैक्स। अभी बेबेरी वैक्स हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल रही थी ना। अच्छा, यहाँ पर एवरीवन ये बेबेरी वैक्स वाले पैराग्राफ में मे बी ये 6th 7th लाइन में गिवन है, द फीमेल प्लांट्स बियर क्लस्टर्स ऑफ ब्लू ग्रे
बेरीज की। ये कैसी होती हैं बेरीज? ये ब्लू या ग्रे बेरीज होती हैं। दैट मीन्स कि जब इसको बॉयल वगैरह कर लेते हैं तो इसका कलर क्या आता है? इसका कलर आता है ब्लू। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका ब्लूइश कलर होता है बेबेरी वैक्स का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th was brought to colonial America by European settlers। जो यूरोप में लोग रहते थे ना वो इसको अमेरिका में लेकर आए। आंसर इज बी, दैट इज बीज वैक्स को वो लेकर आए थे। अच्छा, बीज वैक्स की बात 2 पैराग्राफ्स में हुई थी, राइट? ये तो ये वाला था, एक तो ये वाला था। दूसरे वाले पैराग्राफ में जो बीज वैक्स की बात हुई है ना उसमें लिखा है लाइन नंबर 4 में नॉट इंडिजीनियस टू नॉर्थ अमेरिका की। ये नॉर्थ अमेरिका में तो वैसे स्टार्ट हुआ ही नहीं था, पाया ही नहीं जाता था। हनी बीज नॉनदलेस थ्राइव्ड एंड ऑफन एस्केप्ड इनटू द वाइल्ड। वहां पर वो ग्रो ही नहीं करती थी और वाइल्ड फॉरेस्ट की तरफ चल जाती थी। लेकिन जो यूरोप थे वहां से many of the early settlers brought honeybees hives with them from Europe। वो यूरोप से ये अमेरिका तक लेकर आए थे। यहाँ पर क्या था? वो बीज वैक्स को लेकर आए थे। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये बी ऑप्शन बीज वैक्स की बात हो रही है 11 नंबर क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 was often reserved for holiday use। अभी किसी चीज को हम सिर्फ हॉलीडेज के वास्ते ही यूज करते थे। आंसर फॉर हियर इज बेबेरी वैक्स एवरीवन। उसकी लोकेशन आपको मिलेगी लास्ट पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ में बेबेरी कैंडल्स की बात हुई है। यहाँ पर लिखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महंगी होती थी। Fortunate indeed was the colonial household with brightly burning candles and a holiday feast। की वो ही लोग जो लकी लोग थे, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, उनके घर ही ऐसे हमें बर्निंग कैंडल से दिखती थी और ये एक हॉलीडे की पार्टी बन जाती थी। सो हॉलीडेज पर ही हम बेबेरी को यूज़ करते थे एज अ कैंडल। सो यहाँ से 12th का आंसर है विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 नाउ हैज अ प्लीजिंग अरोमा। अभी किसी चीज की खुशबू बहुत अच्छी होती है। आंसर इज अगेन डी, बेबेरी कैंडल्स एवरीवन। लास्ट सेकंड पैराग्राफ की लास्ट थर्ड लाइन में लिखा है फर्दर रिकमेंडिंग दैम दे हैड अ प्लीजेंट सेंट। उनका सेंट, उनकी खुशबू बहुत अच्छी है। किसकी? बेबेरी की ना। अगेन हमारा आंसर आ गया डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 वॉज ऑफन यूज फॉर ट्रेडिंग इन प्लेस ऑफ मनी। कि मनी की जगह पर हम इसको यूज करते थे। आंसर इज बी, बीज वैक्स को यूज करते थे एवरीवन। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी सेकंड पेज पर। जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर लिखा है नेटिव अमेरिकन एज वेल एज कॉलोनिस्ट यूज बीज वैक्स को यूज करते थे एंड हनी को भी यूज करते थे इन द फ्रंटियर बार्टरिंग सिस्टम। वो बार्टरिंग सिस्टम के वास्ते उसको यूज करते थे। दैट ग्रू अप इन द एब्सेंस ऑफ रेडली अवेलेबल कॉइनेज। जब हमारे पास कॉइन्स नहीं होते थे, जब वो एब्सेंट होते थे ना, कॉइन्स हमारे पास प्रॉपर नहीं होते थे, तब हम बीज वैक्स और हनी दोनों को यूज करते थे। दैट मीन्स इसको एज अ मनी ट्रीट किया जाता था। सो 14 का आंसर हमारा यहाँ से आ गया ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज नाउ। नेक्स्ट पैसेज का हमारा नाम है कैफीन। आप सभी इससे तो फैमिलियर बहुत ज़्यादा हो गई। अभी जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी एवरीवन वो क्या है? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। बिफोर 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले, पीपल डिड नॉट ड्रिंक कॉफी रेगुलरली। लोग रोजाना रेगुलरली कॉफी नहीं पीते थे। आंसर इज नॉट गिवन, ये हमें गिवन ही नहीं है एवरीवन। इसकी लोकेशन आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगी। वहाँ पर हमें टाइम पीरियड की बात हुई है। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो, 200 साल पहले, अ यंग जर्मन केमिस्ट, एक इंसान था जिसका नाम था फ्रेडरिक फ्रेडनेंड रॉन्ग, आइसोलेटेड अ मॉलिक्यूल फ्रॉम कॉफी बीन्स। उन्होंने कॉफी बीन से मॉलिक्यूल निकाला। यहाँ पर ये थोड़ा ना बोला गया कि इससे पहले कॉफी पी जाती थी या नहीं पी जाती थी, या रेगुलरली पीते थे या कभी कभी पीते थे, इसकी बात नहीं हुई। सो आंसर इज नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। 16 हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है चिल्ड्रन जर्नली डू नॉट कंज्यूम कैफीन। बच्चे जो है वो कैफीन को यूज ही नहीं करते, लेते ही नहीं है। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि वो भी कैफीन का यूज करते हैं एवरीवन। सेकंड पैराग्राफ में मूव करनी है आपने। सेकंड पैराग्राफ की लाइन नंबर 3 में टुडे इट इज़ ऑल्सो एडेड टू सॉफ्ट ड्रिंक। आजकल जो कैफीन है उसको हम सॉफ्ट ड्रिंक में भी डालते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स में भी डालते हैं, एंड इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ सम ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। और फिर हम इसको मेडिसिन में भी डालते हैं। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल, दुनिया के ज़्यादातर लोग जैसे कि बच्चे, इंजेस्ट इट सम फॉर्म डेली। हर रोज जो बच्चे भी और जो लोग भी हैं वो इस चीज़ को लेते हैं। दैट मीन्स बच्चे कंज्यूम करते हैं कैफीन को, वो बोलते नहीं करते हैं। सो आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी था और फॉल्स बन गया। 17 क्वेश्चन द नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय कैफीन। हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कैफीन से अफेक्ट हो जाता है। आंसर इज ट्रू, ऐसा है। इसकी लोकेशन एवरीवन थर्ड पैराग्राफ में मिलेगी लास्ट लाइंस में। यहाँ पर गिवन है मॉलिक्यूल जो होते हैं कैफीन के वो छोटे से होते हैं और फैट में सॉल्व कर लेते हैं।
properties that allow them to pass through a protective shield known as blood brain barrier. फिर वो फैट के अंदर जब चले जाते हैं तो जो हमारी एक प्रोटेक्शन वाली शील्ड होती है वो उसमें भी घुस जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड डायरेक्टली टारगेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर वो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, अटैक करते हैं. दैट इसका मतलब क्या है कि वो हमारे नर्वस सिस्टम को चेंज कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं. सो 17 का आंसर क्या आया, आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 18, कैफीन कॉजेज द हार्ट टू बीट फास्टर. कैफीन से क्या होता है, हमारा हार्ट बहुत ज्यादा फास्ट बीट करता है. आंसर इज ट्रू, ऐसा है. एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेगी. यहाँ पर एवरीवन हमें गिवन है लाइन नंबर 4 में, कैफीन बाइंड्स टू द सेम रिसेप्टर्स, की कैफीन भी ये सारे के सारे रिसेप्टर्स को इकट्ठा करके रखता है, robbing endosine of the ability to do its job and leaving caffeine free to stimulate nerve cells. इससे क्या है, वो nerve cells को खुद ही मोटिवेट करता है, which in turn release epinephrine also known as adrenaline, a hormone that increases heart rate. इससे वजह से क्या होता है, एक हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है और ब्लड का प्रेशर भी. दैट मीन्स हार्ट बीट तेज होगी कैफीन से, क्योंकि हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज हो गया. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, हार्ट रेट इंक्रीज हुई, बीट फास्ट हुआ. आंसर इज ट्रू. 19th क्वेश्चन, कैफीन कैन बी एडिक्टिव. कैफीन से हमें एडिक्शन लग सकती है. आंसर इज ट्रू, कि कैफीन हमारे लिए एडिक्टिव हो सकता है. फर्स्ट पेज लास्ट सेकंड पैराग्राफ में गिवन है, फॉर ऑल इट्स पॉपुलैरिटी कैफीन रिटेन्स अ समवट नेगेटिव इमेज, कि पॉपुलर तो ये है लेकिन इसको लेकर काफ़ी बैड चीज़ें भी सामने आई हैं. इट इज़ आफ्टर ऑल अ माइल्डली हैबिट फॉर्मिंग स्टिमुलेंट, कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी हैबिट फॉर्म हो सकती है. दैट मीन्स ये एडिक्टिव हो सकता है, चाहे थोड़ा एडिक्टिव है लेकिन ये एडिक्टिव तो हो सकता है ना. सो आंसर फ्रॉम हियर इज ट्रू. Question number 20th now. 20th is Alzheimer disease may be caused in part of caffeine consumption, कि कैफीन पीने से भी अल्जाइमर जो डिजीज है ना वो हो सकती है. आंसर इज फॉल्स, ऐसा है ही नहीं. एवरीवन, आपको इसकी लोकेशन सेकंड पेज पर मिलेगी. सेकंड पेज पर सेकंड लाइन से, द रोल ऑफ कैफीन इन अल्जाइमर डिजीज which damages the brain and causes memory loss and confusion may be related to a problem in blood brain barrier. वो हम बोलते हैं कि कैफीन जो है उसका रोल अल्जाइमर डिजीज में, अल्जाइमर डिजीज क्या है, जिससे हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है और हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता. वो बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम भी इसलिए रिलेटेड है क्योंकि जो हमारे कैफीन है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर घुस जाते हैं. Possibly a contributor to Alzheimer, if not the major cause. ये बड़ा कारण नहीं है लेकिन ये contributor हो सकता है. ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ये होएगा अल्जाइमर, नहीं, लेकिन इसकी वजह से वो हाई लेवल पर जरूर हो सकता है. कैफीन हैज बीन फाउंड टू प्रोटेक्ट द बैरियर अगेंस्ट डिस्ट्रप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, की कोलेस्ट्रॉल का अगर लेवल हाई है तो अगर हमारा वो बैरियर टूटने वाला है तो कैफीन उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. दैट मीन्स ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सोल्यूशन है, ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है. और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसकी वजह से ही, कैफीन की वजह से ही अल्जाइमर डिजीज होती है. आंसर इज फॉल्स, नहीं, वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 21 नाउ, ड्रिंकिंग कॉफी कैन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम स्किन कैंसर, कि अगर हम कॉफी ड्रिंक करेंगे तो हम कुछ स्किन कैंसर से बच सकते हैं. आंसर इज ट्रू. सेकेंड पेज पर एवरीवन जो हमारे सेकेंड पैराग्राफ मिल रहे हैं ना, वहां पर हमें रीड करना है. यहाँ पर लिखा है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ही जो है स्किन कैंसर हो जाता है. ठीक है, और कैफीन जो है वो इस एक इंटरफेयर करती है प्रोटीन के साथ, दैट कैंसरस सेल्स नीड टू सर्वाइव लीविंग द डैमेज सेल्स टू डाई बिफोर दे बिकम कैंसरस, कि वो क्या करते हैं, उनको उन सेल्स को डैमेज कर देती हैं जिसकी वजह से वो कैंसरस होने से पहले ही मर जाते हैं. ड्रिंकिंग कैफिनेटेड कॉफी ऑल्सो हैज बीन एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर. वो बोल रहे हैं कि अगर हम कैफिनेटेड कॉफी, अगर हम कैफीन वाली कॉफी को पीते हैं तो डिक्रीज हो जाता है. क्या कम हो जाता है, जो हमारे चांसेस है कि हमें एंडोमेट्रिकल कैंसर हो जाए वो डिक्रीज हो जाता है. एंडोमेट्रिकल जो कैंसर है वो कैफीन को पीने से नहीं होता है. तो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर क्या आया कि हाँ, कुछ तरह का जो कैंसर है उससे हमें हेल्प करता है कॉफी को पीना. सो आंसर इज ट्रू. अगर आप उसी पैराग्राफ की ना इनिशियल लाइन यहाँ से रीड करो, यहाँ पर उन्होंने बोला है habitual coffee and tea drinker had long been observed to have lower incidence of non-melanoma skin cancers, कि उनको skin cancers ये होते नहीं है जो tea drinkers और coffee drinkers है. So answer from here everyone is true easily. Question number everyone 22.
कैफीन में इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एंडोमेट्रिकल कैंसर, कि एंडोमेट्रिकल कैंसर का इंसिडेंस इंक्रीज होता है। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा था, हमने पढ़ा भी है। यहाँ पर लिखा है एसोसिएटेड विद द डिक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ मेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर तो डिक्रीज हो रहा है, वो बोल रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, सो आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी। क्वेश्चन नंबर 23, कैफीन कैन हेल्प सम मेडिकेशंस वर्क फास्टर। कैफीन से कुछ मेडिसिन बहुत ज्यादा फास्ट काम करेंगे। आंसर इज ट्रू, ऐसा है। अच्छा, इसकी लोकेशन उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको मिलेगी। उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में एवरीवन लाइन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि कैफीन से बहुत हम जो चाहते नहीं है वो भी इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स भी है, जैसे हमें पेन से राहत मिल सकती है, अलर्ट हो सकते हैं हम, फिजिकल एंड्योरेंस हमारी आ सकती है कैफीन को पीने से। एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूमरस ओवर द काउंटर डाइट पिल्स, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी मेडिसिन में भी होती हैं, पेन रिलीवर्स में भी होती हैं, कैफीन इंक्रीजेज देयर इफेक्टिवनेस। अगर हम मेडिसिन में कैफीन को यूज कर रहे हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस, उसका यूज, उसका बेनिफिट जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में जल्दी जो है मिक्स हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। दैट मीन्स कि कैफीन जो है वो मेडिकेशंस को फास्टर काम करने में हेल्प करता है। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन जो है हमारे पास एमसीक्यूज। कैफीन इज यूज टू ट्रीट। कैफीन से हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? आंसर इज हेडेक। हेडेक ट्रीट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी लास्ट थर्ड पैराग्राफ में। यहाँ पर हमें गिवन है बाय कंस्ट्रक्टिंग ब्लड वेसल्स इन ब्रेन इट कैन एलिविएट हेडेक, कि हेडेक को ये कम कर सकता है, माइग्रेन्स को भी ये सॉल्व कर सकता है। तो क्या सॉल्व हुआ? हेडेक सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ गया। 25th क्वेश्चन, सम एथलीट्स यूज कैफीन टू, कि कुछ एथलीट्स कैफीन को यूज करते हैं ताकि वो अपनी एंड्योरेंस को, अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सके। आंसर ए। इसकी लोकेशन आपको लास्ट सेकंड पैराग्राफ में मिलेगी। यहाँ पर गिवन है स्टडीज ऑफ रनर आर एथलीट राइट, साइक्लिस्ट हैव शोन दैट, उन्होंने शो किया है कैफीन कैन इंप्रूव देयर स्टेमिना, कि कैफीन से उनका स्टेमिना इंप्रूव हो जाएगा। हेंस इट्स एडिशन टू एनर्जी बूस्टिंग स्पोर्ट्स ड्रिंक, की स्पोर्ट्स ड्रिंक में हम इसको कैफीन को डालते हैं। क्यों? क्योंकि इससे स्टेमिना इंक्रीज हो गया। स्टेमिना इज इक्वल्स टू एंड्योरेंस। हमारा आंसर आ गया 25 का ए। 26 सिम्टम्स ऑफ कैफीन विड्रॉल, कि कैफीन जो है उससे विड्रॉल हो जाता है, कि उसके सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं। आर यूजुअली शॉर्ट लिव्ड, कि वो काफ़ी कम टाइम के लिए होता है ये सब कुछ। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें लास्ट पैराग्राफ में गिवन है। यहाँ पर गिवन है जी, जो लोग रेगुलरली कैफीन को लेते हैं वो मे डेवलप टेम्पररी विड्रॉल सिम्टम्स, कि उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? टेम्पररीली होते हैं। टेम्पररी मतलब ये सिम्टम्स सिर्फ 2 या 1 दिन तक ही रहेंगे, उसके बाद ये नहीं रहेंगे। दैट मीन्स कि ये बहुत ही कम रहते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 27, ड्रिंकिंग 3 कप्स ऑफ कॉफी अ डे, कि अगर हम 3 कप कॉफी के पी रहे हैं तो क्या होएगा? आंसर इज बी, विल प्रोबेबली नॉट कॉज प्रॉब्लम्स, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होएगी अगर हम 3 कप पी रहे हैं तो। लास्ट पैराग्राफ एवरीवन अगेन, यहाँ पर गिवन है बट मोस्ट डॉक्टर्स अग्री दैट इक्विवेलेंट ऑफ 3 कप्स ऑफ कॉफी अ डे डज नॉट हार्म हेल्दी बॉडी, कि अगर आप हेल्दी हो और आप 3 कप कॉफी के पी रहे हो तो ये आपके लिए बुरा नहीं है। सो यहाँ से हमारा 27 का आंसर आया कि नहीं, ये बुरा भी नहीं है, 3 कप तो कॉफी के बुरे नहीं है। आंसर इज बी। लेट्स मूव टू द लास्ट पैसेज नाउ। लास्ट पैसेज का नेम है एनिमल कैमोफ्लॉज। फर्स्ट जो हमारी पास कैटेगरी है एवरीवन वो है जी समरी कंप्लीशन, 3 वर्ड्स की लिमिट है। हमारे पास है क्वेश्चंस 28 से। कैमोफ्लाज हेल्प एनिमल्स हाइड फ्रॉम बोथ डैश, की कैमोफ्लाज से एनिमल जो वो छुप सकते हैं। 2 चीजों से छुपते हैं। किस किस से छुपते हैं? आंसर इज प्रीडेटर्स एंड प्रे। प्रीडेटर और प्रे, शिकारी और शिकार, दोनों से ही वो बच जाते हैं जो एनिमल्स होते हैं। एवरीवन, फर्स्ट पैराग्राफ में मूव करना है अपने। लाइन नंबर 5 में गिवन है एनिमल्स दैट यूज कैमोफ्लाज टू कंसील देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमीज, वो अपने एनिमीज से बचते हैं, एनिमल से छुप कर रहते हैं। वो कौन कौन से उनके एनिमीज हैं? दैट आर प्रीडेटर एंड प्रे। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया प्रीडेटर एंड प्रे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, एनिमल्स पास ऑन देयर डैश थ्रू देयर जीन्स, की एनिमल्स अपने जीन्स के थ्रू कुछ दे देते हैं। क्या देते हैं जी? प्रोटेक्टिव कलरिंग, वो अपने जो कलर्स वगैरह है ना उसको जीन्स के थ्रू शेयर करते हैं। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिल रही है अगेन फर्स्ट पैराग्राफ में ही। यहाँ पर उससे नेक्स्ट लाइन में गिवन है कि नेचुरल सिलेक्शन यह काम का है,
Creatures with some type of protective coloring pass along the genes responsible with each gene fine tuning them along the way. कि वो creatures जिनके पास protective coloring होती है वो अपने genes के थ्रू इसको पास कर देते हैं. किसको पास कर देते हैं? Protective coloring को. So यहाँ से 29th का आंसर आ गया. Now question number 30th. इन बैकग्राउंड मैचिंग, अगर हमने बैकग्राउंड से मैच करना है, एन एनिमल्स अपीयरेंस हेल्प इट डैश विद इट्स एनवायरमेंट. एक एनिमल की जैसी भी अपीयरेंस है वो अपने एनवायरमेंट के साथ कुछ कर जाएगा. आंसर इज ब्लेंड इन. वो अपने एनवायरमेंट के साथ ब्लेंड हो जाएगा. अभी इसकी लोकेशन आपको मिल रही है उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में. लाइन नंबर 2 में गिवन है ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ यूज बैकग्राउंड मैचिंग. वो बैकग्राउंड मैचिंग को यूज करते हैं. ऑल्सो नोन एज क्रिप्सिस. टू ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग. अपनी सराउंडिंग के साथ घुलने मिलने में, ब्लेंड होने में उसको यूज करते हैं. सो आंसर फॉर दिस इज ब्लेंड इन. क्वेश्चन नंबर 31 नाउ. 31 is Arctic fox and snowshoes here are examples of animals that dash with seasons. कि Arctic fox और जो snowshoe hare है वो examples है ऐसे animals की जो seasons के साथ कुछ कर लेते हैं. That alter their coloring. जो अपने color को change कर लेते हैं season के according. Let's find out the name of both these animals everyone. उसी paragraph में आपको given है some animals have the ability to alter their coloring. कुछ एनिमल के पास ability है कि वो अपने कलर्स को चेंज कर लें जैसे ही उनका एनवायरनमेंट चेंज होएगा. सीजनली और लोकेशंस के अकॉर्डिंग वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं. जैसे आर्टिक फॉक्स और जो स्नो शू हेयर है वो दोनों विंटर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने फर को मैच कर लेते हैं स्नो और आइस के साथ. दैट मीन सीजन के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज कर रहे हैं. सो आंसर इज ऑल्टर देयर कलर. क्वेश्चन नंबर 32 नाउ. 32 इज जो बहुत सारे हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं. कैमोफ्लाज जो है वो उनको छुपने में, डिस्गाइज करने में हेल्प करती है ऑन अ वेराइटी ऑफ डैश. बहुत ही अलग अलग तरीके से. आंसर इज वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स. अलग अलग बैकग्राउंड्स में उनको छुपने के लिए हेल्प करती है. एवरीवन लास्ट सेकंड पैराग्राफ में ये चीज गिवन है. यहाँ पर गिवन है समवट मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजी. कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज को भी यूज करते हैं. इन्वॉल्व्स हैविंग अ कैमोफ्लाज. वो कैमोफ्लाज को यूज करते हैं that works on many background. जो बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड के ऊपर काम करती है. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया बैकग्राउंड. क्वेश्चन नंबर 33 नाउ. Animals with disruptive coloration have markings such as dash. जो एनिमल्स के पास प्रॉपर कलर्स नहीं होते हैं उनके ऊपर मार्किंग होती है. मार्किंग कैसी होती है, जैसे कि स्ट्राइप्स और स्पॉट्स. उनके ऊपर स्ट्राइप्स या स्पॉट्स होते हैं जो काफी मुश्किल होते हैं. एवरीवन इसकी लोकेशन आपको मिलेगी लास्ट पैराग्राफ पर, फर्स्ट पेज पे. डिसरप्टिव कलरेशन की बात होगी. यूजेस अ पैटर्न. वो पैटर्न को यूज करते हैं. वो पैटर्न क्या है जी, सच एज स्ट्राइप्स और स्पॉट्स. यहां से हमारा आंसर आ गया स्ट्राइप्स और स्पॉट्स. क्वेश्चन नंबर 34 नाउ. 34th क्वेश्चन हियर इज although zebras are black and white. zebra black and white है. they can hide in tall grass. वो ग्रास में छुप सकते हैं because their major predator is dash. क्योंकि उनका predator कुछ है. आंसर इज color blind. उनका predator color blind है. वो कलर ही नहीं देख सकता. एवरीवन इसकी लोकेशन आपको मिलेगी सेकंड पेज पर, फर्स्ट लाइन में. द डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्रासेस एंड जीब्रा आर नो हेल्प टू अ लायन. वो बोल रहे हैं कि जो ग्रास और जो जीब्रा का अलग अलग कलर है वो लायन को हेल्प ही नहीं करेगा. क्यों नहीं हेल्प करेगा, विच इज कलर ब्लाइंड. दैट मीन्स लायन जीब्रा को खाएगा और लायन खुद ही कलर ब्लाइंड है तो उनको उनमें से डिफरेंस पता ही नहीं लगेगा. सो आंसर इज कलर ब्लाइंड. क्वेश्चन नंबर एवरीवन 35. Dash is a type of camouflage that help animal hide that are seen from above or below. वो एनिमल्स जो ऊपर और नीचे से देखे जा सकते हैं वो एनिमल्स कैमोफ्लाज करते हैं. उस कैमोफ्लाज का नेम देना है हमने. आंसर इज काउंटर शेडिंग. काउंटर शेडिंग को यूज करते हैं. अगेन एवरीवन सेकंड पेज पर मूव करना है आप सभी ने और आपको लोकेशन मिलेगी उसका काउंटर शेडिंग वाले पैराग्राफ में. काउंटर शेडिंग इज यूजफुल टू बर्ड्स. बर्ड्स के वास्ते काउंटर शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि उसको ऊपर से भी देखा जा सकता है और नीचे से भी देखा जा सकता है. काउंटर शेडिंग इज यूजफुल टू बर्ड्स एंड मेरीन एनिमल्स के वास्ते भी, दैट आर टिपिकली सीन अगेंस्ट द लाइट एनवायरमेंट फ्रॉम बिलो एंड अगेंस्ट. बिलो एंड अगेंस्ट मतलब ऊपर और नीचे से किसको देखा, बर्ड्स और एनिमल्स को. उन्होंने कौन सी टेक्निक को यूज किया, काउंटर शेडिंग को. सो आंसर फॉर 35th क्वेश्चन इज काउंटर शेडिंग. 36th क्वेश्चन. Penguins, for example, have dash which help them to blend in with the dark water. डार्क वाटर में जो पेंगुइन्स हैं वो घुल मिल सकते हैं, ब्लेंड हो सकते हैं. क्योंकि उनके पास कुछ है. आंसर इज ब्लैक बैक्स. क्योंकि उनकी ब्लैक बैक्स हैं.
एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको काउंटर शेयरिंग वाले पैराग्राफ में मिलेगी। पेंगुइन्स के लाइन्स, फोर्थ लाइन्स में लाइन है, पेंगुइन्स ऑल्सो यूज काउंटर शेयरिंग को यूज करते हैं। देयर वाइट चेस्ट, उनकी चेस्ट वाइट है। ब्लैक बैक, उनकी बैक क्या है, ब्लैक है। स्टैंड आउट ऑन लैंड बट डिसअपियर इन वाटर, वाटर में उनकी जो ब्लैक बैक है वो डिसअपियर हो जाती है। सो आंसर फॉर 36 इज ब्लैक बैक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। 37th question is the walking stick insect looks like a small stick. जो walking stick insect है वो stick जैसा ही लगता है। Answer is true. Second page everyone, आपको मिमिक्री वाले पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। वहां पर लाइन नंबर 2 में गिवन है वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट जो है इज वर्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ट्विग्स, की जो ट्विग्स है झाड़ियां हैं उनमें और जो वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट है हम कोई फर्क देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो स्टिक जैसा ही लगता है। सो आंसर फ्रॉम हियर इज ट्रू। 38th क्वेश्चन, द वाइसरॉय बटरफ्लाई इज सिमिलर इन अपीयरेंस टू मोनार्च बटरफ्लाई। वाइसरॉय बटरफ्लाई और मोनार्च बटरफ्लाई दोनों ही सेम दिखती हैं। आंसर इज अगेन ट्रू। लास्ट थर्ड पैराग्राफ में एवरीवन गिवन है हमें अ टाइप ऑफ मिमिक्री नोन एज एस्पोमेटिज्म इन्वॉल्व्स मैस्कैडरिंग एज एन एनिमल दैट इज अनडिजायरेबल और इवन डेंजरस, कि हम उस एनिमल और कोई जो हमें अच्छा नहीं लगता, डेंजरस लगता है, उसको मैस्कैडरिंग कर रहे हैं। प्रीडेटर्स बायपास द फाउल टेस्टिंग मोनार्च बटरफ्लाई, कि जो प्रीडेटर्स हैं, जो बहुत बुरे टेस्ट वाली मोनार्च बटरफ्लाईज हैं, उनको अवॉइड करते हैं। बट दे ऑल्सो अवॉइड द टेस्टी लुक अलाइक वाइसरॉय बटरफ्लाई, और जो बहुत ही टेस्टी बटरफ्लाई है उसको भी अवॉइड कर देते हैं। लेकिन वो बटरफ्लाई कैसी होती है? लुक अलाइक, वो मोनार्च बटरफ्लाई के जैसी ही होती है। क्या? वाइसरॉय बटरफ्लाई, वो उनके जैसे, उनकी लुक्स दोनों की सेम है। और क्वेश्चन भी हमें ये है कि वो दोनों देखने में सेम है। आंसर इज ट्रू, सेम है। 39th क्वेश्चन, द स्कारलेट स्नेक इज एक्सट्रीमली पॉइजनस। जो स्कारलेट स्नेक है वो बहुत ही ज्यादा जहरीला है। आंसर इज फॉल्स, ऐसा नहीं है। एवरीवन, लास्ट थर्ड पैराग्राफ अगेन, वहां पर गिवन है कोरल स्नेक इम्पर्सोनेटर लाइक द हार्मलेस स्कारलेट स्नेक। जो स्कारलेट स्नेक वो क्या है? हार्मलेस है, वो डेंजरस है ही नहीं। वो बोले नहीं, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है। आंसर इज फॉल्स। 40th क्वेश्चन, द हॉक मॉथ कैटरपिलर इज ब्राइटली कलर्ड। जो हमारे पास ये कैटरपिलर है, ये इसका कलर बहुत ही ब्राइट है, चमकीला है ये। आंसर इज नॉट गिवन अगेन। लास्ट लाइन में गिवन है while the hawk moth caterpillar has a pattern on its rear that looks like a snake head, कि इसके पास पैटर्न होता है, इसके बॉडी के ऊपर पैटर्न है, मार्क्स बने हैं जैसे कि स्नेक के हेड के ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पर गिवन है कि वो बहुत ब्राइट कलर का है, कलर उसका मिसिंग है, इसके बारे में बात ही नहीं हुई, तो आंसर इज नॉट गिवन। दिस इज एंड ऑफ योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन। ये बहुत ही इजी रीडिंग थी। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ भी लग गए होंगे, काफ़ी डायरेक्ट ये क्वेश्चन थे। अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अपनी किसी भी रीडिंग की वीडियो को जो आपको रीडिंग समझ नहीं आई है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन यू दैट वीडियो, दैट रीडिंग इन अ वीडियो। सो अगर आपको ये अच्छा लगा, आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।